फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने एचटेट टीजीटी साइंस है उसके लिए सीरीज शुरू कर रखी है। केमिस्ट्री के जो 11th 12th की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर बार एचटेट टीजीटी साइंस में पूछे जाते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि टीजीटी साइंस के अंदर जो एचटेट का एग्जाम होता है उसमें हमारा 11th 12th तक सिलेबस जाता है। तो इसमें मैं 11th 12th के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है वो टॉपिक्स मैं कवर करा रही हूँ। तो मैंने जो टॉपिक शुरू कर रखा है वो केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक है, वो शुरू कर रखा है। ये टॉपिक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है और सबसे लेंथी टॉपिक भी है। ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपका 8 से 9 क्लास के अंदर है वो खत्म होगा, क्योंकि इसमें आपको हर एक चीज डिटेल में पढ़नी होती है। बहुत ज्यादा एक्सेप्शन है जो आपको याद रखने होते हैं। तो आज हमारी केमिकल बॉन्डिंग की क्लास नंबर 5 है। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आप अपनी पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिए। जो चीजें मैं बता रही हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए, ताकि आप जब एग्जाम पास में आए तो उनको एक गो थ्रू कर सके उन नोट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। तो जब भी आप कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले उसके इन्वेंटर का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। और आपको जो इसके पॉइंट पढ़ने हैं बिल्कुल डिटेल में पॉइंट पढ़ना, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। तो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हर टाइप से बिल्कुल डिटेल के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारी क्यों आई थी, क्योंकि जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, जो लेविस थ्योरी है, हालांकि मैंने अभी वो पढ़ाई नहीं है क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है, वो मैं आपको एक वीडियो के अंदर कवर करा दूंगी। तो जो लेविस थ्योरी आई थी उन्होंने सिर्फ लेविस डॉट स्ट्रक्चर तो दिए थे, बट इन्होंने ये नहीं बताया कि जो हमारा मॉलिक्यूल है उसकी जो शेप है वो क्या है, ज्योमेट्री है वो क्या है। तो इसके लिए फिर क्या आई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अपने आप में 100% नहीं है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं जाके फेल होगी। फिर इसके बाद फर्दर एक थ्योरी आएगी जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो बोलते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी? लेविस। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये लेविस जो थ्योरी है उसके कंस्ट्रक्शन में आई थी। और ये किसने दी थी? सबसे पहले हिटलर और लॉन्डन जो है इसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और इन्होंने ये बताया था कि कैसे हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है वो फॉर्मेशन होता है। बट इस थ्योरी को जो एक्सटेंड किया था, उसको एक्सटेंड जो किया था वो किया था पॉलिंग ने और स्लेटर ने। तो आप इस चीज को याद रखना कि सबसे पहले जो दिया था वो हिटलर और लंदन ने दिया था, लेकिन इस थ्योरी को एक्सटेंड जो किया था वो पॉलिंग और स्लेटर ने किया था। अब ये थ्योरी क्या कहती है, क्योंकि आप भी पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री में हम कहीं ना कहीं एटम का कॉम्बिनेशन है वो पढ़ते हैं। तो इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बताया था, और उन्होंने ये कहा था कि कोई भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है वो फॉर्म होता है, वो कैसे फॉर्म होता है, जो एटम्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनके कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है, ठीक है। तो क्या बताया इसने बताया कि जो कोवेलेंट बॉन्ड हमारा फॉर्म होता है वो कैसे फॉर्म होता है, जो एटम्स के ऑर्बिटल होते हैं उनकी ओवरलैपिंग है उसके थ्रू क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब मैंने आपको कहा कि एटम के ऑर्बिटल है वो क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो कौन ओवरलैप करते हैं? ओनली जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो ही क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ठीक है। और जो ओवरलैप करने वाले ऑर्बिटल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो स्पिन है वो अपोजिट होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने बोला कि ये 1s ऑर्बिटल है और ये भी 1s ऑर्बिटल है, तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज है तो दूसरा जो ऑर्बिटल होगा इसकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। ये दोनों अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, तभी क्या होती है, इनकी ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा था इसका जो रूल है वो ये बोलता है। उसके बाद फिर थर्ड जो इसका रूल है वो क्या बोलता है। अब हमने बोला कि एटम्स के ऑर्बिटल क्या होने चाहिए, कंबाइन होने चाहिए, एक दूसरे से ओवरलैप करने चाहिए। तो भाई ओवरलैप तभी तो करेंगे ना जब वो एक दूसरे के क्या हो, बिल्कुल क्लोज। तो एटम शुड वेरी क्लोज, की जो एटम है वो हमारी क्लोज होनी चाहिए। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो दो फाइटर है, उनको फाइट करनी है, तो जब तक वो एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ेंगे, तब तक वो फाइट कैसे करेंगे। तो वही है कि जो ओवरलैपिंग है वो ऑर्बिटल की कब होगी, जब एटम क्या हो, क्लोज हो, ठीक है।
उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है कि अब जो इसमें ओवरलैपिंग होती है, मतलब जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड की स्ट्रेंथ के। भाई जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, मतलब दो फाइटर जितने ज्यादा एक दूसरे को अच्छे से पकड़ के फाइट करेंगे, उतना ही क्या होगा, उनके बीच की जो स्ट्रेंथ होगी ज्यादा होगी। तो वैसे ही हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं कि जब दो एटम है वो एक दूसरे के कंबाइन पास में आते हैं तो उनके बीच में जो ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल की, ठीक है, तो वो ज्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। अब बॉन्ड क्या हो गया, बिल्कुल मतलब उसमें स्ट्रेंथ में ज्यादा हो गया, तो अब उस बॉन्ड को हमें ब्रेक भी करना है, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो यानी जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, बॉन्ड एनर्जी के। क्योंकि मैंने बोला कि मान लो एटम के, ये एक एटम का ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटम का ऑर्बिटल है, दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल पूरी तरह से ओवरलैपिंग की। अब हमें इनको अलग करना है, इनके बीच के जो बॉन्ड है, ठीक है, इनको अलग करना है, तो उसके लिए बॉन्ड एनर्जी भी हमें क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। क्योंकि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उनके बीच में उतना ही ज्यादा स्ट्रोंग होगा, ठीक है। अब उसके बाद जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। क्योंकि अभी मैंने कहा जैसे मान लो ये ऑर्बिटल दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, तो अब देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम है ना, इसका मतलब क्या है, इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। इट मीन्स इन दोनों के बॉन्ड की लेंथ क्या होगी, कम होगी। यानी जो हमारी बॉन्ड एनर्जी होगी वो इनवर्सली रिलेट करेगी किसके, बॉन्ड लेंथ के, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद ये कह रहा है कि जब दो एटम मतलब कंबाइन होते हैं, उनके ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग करते हैं, तो उनके बीच में जो ओवरलैपिंग है वो 50% यानी 50% होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, क्योंकि अगर मान लो किसी दो एटम के ऑर्बिटल के बीच में अगर ओवरलैपिंग 70 से 80% हो रही है, तो इट मीन्स क्या है कि वो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ रहे हैं। अब मान लो इस एटम का, मान लो एक एटम है, इसका न्यूक्लियस ये है, दूसरा एटम है, इसका न्यूक्लियस ये है। अब मैंने बोला कि इन ऑर्बिटल के बीच की जो ओवरलैपिंग है वो 50%, अगर मैं 50% से ज्यादा ले दूं, इट मीन्स क्या होगा, ये तो इन दोनों के जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल ही पास में आ जाएंगे। और न्यूक्लियस दोनों कैसे होते हैं, हमारे सेम चार्ज के यानी पॉजिटिवली चार्ज के होते हैं, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा और वहां पे मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी नहीं, मतलब उसमें कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी और बॉन्ड हमारा क्या बनेगा, अनस्टेबल बनेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि जो ओवरलैपिंग होनी चाहिए उनकी हाफ होनी चाहिए, मतलब 50% है वो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैंने क्या लिख रखा है कि जो ओवरलैपिंग है, भाई अभी तक हम पूरा ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं कि एटम की ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सियल ओवरलैपिंग और दूसरी होती है पैरेलल ओवरलैपिंग। एक्सियल जो ओवरलैपिंग है इसको हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। एक्सियल जो ओवरलैपिंग होती है इसमें हमेशा जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। और जो पैरेलल ओवरलैपिंग होती है इसको हम साइड बाय साइड ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो हमारा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्सियल ओवरलैपिंग और जो पैरेलल ओवरलैपिंग है इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और इनके थोड़े एग्जाम्पल भी है वो हम देखेंगे। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं जो दो टाइप की ओवरलैपिंग मैंने बताई थी कि एक्सियल ओवरलैपिंग और पैरेलल ओवरलैपिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब होता है यहाँ पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये भी हमारी फर्दर और डिवाइड करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो टाइप की होती है वो होती है एस एस ओवरलैपिंग, ठीक है। एस एस ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर हमारा क्या है, एस ऑर्बिटल है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारा एस ऑर्बिटल होता है वो नेचर में क्या होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। स्फेरिकल होने की वजह से इसमें क्या होती है, सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर क्या है, मान लो कि एक ऑर्बिटल है हमारा एस, ठीक है, ये दूसरे एस ऑर्बिटल, एटम के एस ऑर्बिटल से क्या है, ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। तो ओवरलैपिंग होने से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका एस एस बॉन्ड फॉर्मेशन होगा जो कि हमारी क्या होगी, सिग्मा ओवरलैपिंग। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो एस होता है वो हमारा स्फेरिकल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, हमेशा ही हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, स्फेरिकल होने की वजह से सिमेट्री प्रेजेंट होती है। इसलिए जो हमारा एस जो ऑर्बिटल होता है ये कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है।
तो सबसे पहला जो टाइप हो गया एक्सियल ओवरलैपिंग का वो हो गया एसएस ओवरलैपिंग। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि H2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि H2 हमारा कैसे फॉर्म होता है, जब एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइन होता है तो हमारा H2 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर हाइड्रोजन, अब एक हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1s1 होता है और दूसरा हाइड्रोजन है 1s1। अब दोनों के जो ऑर्बिटल्स हैं, दोनों में s ऑर्बिटल है तो दोनों के s ऑर्बिटल क्या होंगे, कंबाइन होंगे। ठीक है, मैंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। अब इसके s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज में है और दूसरे में इसका एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है वो दूसरे हाइड्रोजन के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन होगा और कंबाइन होने के बाद ये पे क्या फॉर्म हुई, इसमें सिग्मा बॉन्ड है वो फॉर्मेशन हुआ। दैट मीन्स जो हमारा H2 मॉलिक्यूल है इसमें कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। यानी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो कहीं ना कहीं हमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में भी बताती है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि जैसे मान लो आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया तो उसमें पूछेंगे कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, कितने पाई बॉन्ड है वो प्रेजेंट है। उसके बाद जो हमारी सेकेंड टाइप की ओवरलैपिंग होती है वो होती है sp ओवरलैपिंग। इसमें क्या होता है, हमारे एक एटम का s ऑर्बिटल है वो दूसरे एटम के p ऑर्बिटल से क्या होता है, कंबाइन होता है। ठीक है, तो s ऑर्बिटल हमारा स्फेरिकल होता है नेचर में, तो ये हमारा s ऑर्बिटल है और ये हमारा क्या है, p ऑर्बिटल। अब आपको पता है p में हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक px होता है, एक py होता है और pz होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया p ऑर्बिटल। तो जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इनकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, मतलब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। तो यहाँ से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब हम इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हमने पढ़ा है कि HF एक मॉलिक्यूल होता है तो इसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, उसके बीच में सिग्मा बॉन्ड है वो फॉर्म होता है। तो कैसे फॉर्म होता है अब हम इसको पढ़ेंगे। अब जैसे हम पढ़ते हैं कि जो HF मॉलिक्यूल है ये हमारा कैसे फॉर्मेशन होता है, तो हमें पता है कि जो हमारा HF होता है, ठीक है, HF जो मॉलिक्यूल होता है उसमें एक एटम हमारा हाइड्रोजन होता है और दूसरा जो एटम होता है वो हमारा फ्लोरीन एटम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से जैसा हम देख पा रहे हैं कि जो हाइड्रोजन होती है इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1 और फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन की जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 9। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s2, 2s2, 2p5। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो अब मैंने बोला कि हाइड्रोजन का क्या है, 1s ऑर्बिटल है, तो इसमें हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, 1s2। ठीक है, अब 1s में तो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऑर्बिटल बिल्कुल फिल है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा दूसरा इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल है वो क्या है, 2s, और 2s में भी कितने हैं, 2 है। ठीक है, लेकिन जो 2p है ये हमारा क्या है, इसका 2p5, इसमें हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि ओवरलैपिंग होने के लिए क्या होने चाहिए, हाफ फिल्ड मतलब ऑर्बिटल होने चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें देखो कि जब हम इसमें p में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक x एक्सिस के अलोंग होता है, एक y एक्सिस के अलोंग होता है और एक z एक्सिस के अलोंग होता है। तो x एक्सिस के अलोंग इसमें 2 हो गए, y एक्सिस के अलोंग इसमें 2 हो गए। अब z एक्सिस के अलोंग यहाँ पर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और मैंने बोला था कि इसमें जब ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग होती है, इलेक्ट्रॉन जब कंबाइन होते हैं तो इसमें क्या है, उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर s हमारा किसके साथ कंबाइन हो रहा है, pz के अलोंग है वो कंबाइन हो रहा है। तो देखो जैसे मैंने बोला कि ये हाइड्रोजन का है 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, हाइड्रोजन एटम है और इसका हमारा क्या है, pz। अब pz है तो हमने बोल दिया, जैसे ये हमारा हो गया pz एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अब आपको पता है इसमें एक प्लस होता है, माइनस होता है और इसमें प्लस होता है, क्योंकि हमारा स्फेरिकल नेचर में होता है। तो इनकी जो ओवरलैपिंग होती है वो कैसे होती है, ये s एटॉमिक ऑर्बिटल है और इसकी जो ओवरलैपिंग होती है वो ऐसे। ठीक है, ये हमारा pz है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है वो इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर यहाँ पर क्या फॉर्मेशन करता है, इसके में s और pz के बीच में ओवरलैपिंग होती है जो हमारा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। यानी HF में हमारा कौन सा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड है वो हमारा इससे प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो H2 है उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है वो होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जो H2O मॉलिक्यूल है इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है।
तो सबसे पहले जब हम इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम है वो कितने हैं। तो 2 एटम है और एक हमारा ऑक्सीजन का एटम है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमें लिखते हैं। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s1 और दूसरे हाइड्रोजन की भी क्या होगी 1s1। अब हम लिखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन की। अब हमें पता है ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी 1s2 2s2 और 2p4 है, वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है और यहाँ पर हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की 2p है, इसके अंदर हमने इसका जब इधर p में फिल किया तो 1 2 3 4 यानी जो हमारा px है वो तो हमारा इसमें इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट पेयरिंग है, लेकिन हमारा जो py है और pz है ये हमारे क्या है हाफ है, मतलब इनमें सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है। तो क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन का 1s और एटॉमिक ऑर्बिटल है वो इसके साथ कंबाइन होगा, ओवरलैप करेगा, और दूसरे हाइड्रोजन का है वो इसके pz जो मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके साथ में ओवरलैपिंग है वो करेगा, और तब जाके क्या होगी H2O मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो मैंने बोला कि यहाँ पे ये हमारा है ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अब इसका क्या है, एक तो pz एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो ये तो हो गया इसका pz एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। और दूसरा क्या है इसका py, तो हमने मान लिया ये है इसका py है, ठीक है। ये हो गया इसका pz हो गया और ये हो गया इसका py एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन जो है इसका 1s ऑर्बिटल किसके साथ कंबाइन हो रहा है py, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो 1s हैगा ये इसके साथ कंबाइन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा इस तरह से ओवरलैपिंग होगी, और दूसरा हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन हो रहा है हमारा pz के साथ में, तो यहाँ पर क्या होगा हाइड्रोजन हमारा इस 1s जो होगा वो pz के साथ कंबाइन होगा, और यहाँ पे क्या होगा ओवरलैपिंग। तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हुआ, ठीक है, और दूसरा सिग्मा बॉन्ड हमारा क्या हो गया इसमें फॉर्म हो गया। तो इसका मतलब जो हमारा H2O मॉलिक्यूल है इसमें कितने बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है हमारे, ठीक है। अभी पाई बॉन्ड की हम बाद में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की बात करें क्योंकि हम एक्सियल ओवरलैपिंग की बात करें, और एक्सियल ओवरलैपिंग में हमेशा सिग्मा बॉन्ड है वो फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप हमेशा एक बात याद रखना, नोट करके लिख लेना कि जो हमारा s जो ऑर्बिटल होता है ये हमेशा ऑलवेज जो होता है हमारा कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। आप ये नोट में ये बात है वो डाल लेना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि बच्चों को नहीं पता होता है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो हमारे पास में एक है HF मॉलिक्यूल, एक है हमारे पास में HCl मॉलिक्यूल, दूसरा है HBr और एक है हमारे पास में HI। तो इसमें हमें बताना है कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो सबसे ज्यादा है वो किस में होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको क्या नोटिस करना है, इसमें देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा, और यहाँ पे फ्लोरीन का कौन सा होगा 2p हमारा ऑर्बिटल है वो कंबाइन होगा। यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन का 1s है और लेकिन क्लोरीन का कौन सा है 3p ऑर्बिटल होगा। यहाँ पर इसका हाइड्रोजन का 1s है, ब्रोमीन का क्या होगा 4p होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 है और आयोडीन है, इसका कौन सा होगा हमारा 5p होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि हाइड्रोजन का तो हमारा सब में 1s है, लेकिन फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2p है, क्लोरीन की बात करते हैं यहाँ पर 3p है, और ब्रोमीन की बात करते हैं तो 4p है, और आयोडीन की बात करते हैं तो इसमें 5p है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू हमारी 2 है, यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 4 है, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 5 है इसके अंदर, ठीक है, p ऑर्बिटल में। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है साइज हमारा इंक्रीज होता है। ये हम पीरियोडिक टेबल में एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि जैसे जैसे क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, इसका मतलब क्या है कि जो साइज है वो बढ़ता जाता है, मतलब न्यूक्लियस से और शेल की डिस्टेंस है वो क्या होती है बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो अब देखो कि इसमें जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा 2 जो प्रिंसिपल सेल है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा, ठीक है। उसके बाद मान लो ये हमारा n=3 है, तो यहाँ पर देखो न्यूक्लियस से सेल की डिस्टेंस बढ़ गई, तो यहाँ पर न्यूक्लियर का चार्ज थोड़ा कम हो गया। यहाँ पे मान लो ये हमारा n=4 है, तो n=4 के लिए तो न्यूक्लियस से इस सेल की डिस्टेंस और बढ़ गई, यानी इलेक्ट्रॉन पर कहीं ना कहीं न्यूक्लियस का चार्ज और भी कम होगा। तो जैसे जैसे क्या होता है सेल की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे वैसे क्या होता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हमारा क्या होता है कम होता जाता है। तो इसमें अगर हम देखें कि जो
बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो किसकी ज्यादा होगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसकी ज्यादा होगी, मतलब जो स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड किस में ज्यादा होगा। तो स्ट्रेंथ अगर हम देखें सिग्मा बॉन्ड की तो किस में ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमारी जो ऑर्डर होगा वो होगा HF का ज्यादा होगा, देन HCl का होगा, उसके बाद HBr का होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा HI का है वो होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है हमारा जो BF3, ठीक है। अब यहाँ पर हम BF3 के बारे में पढ़ते हैं कि जो BF3 है इसमें जो बॉन्ड है कितने होंगे सिग्मा बॉन्ड। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो कि जो बोरोन एटम है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी होगी 1s2 2s2 और कितनी होगी 2p1, ठीक है। और फ्लोरीन कितने हमारे, फ्लोरीन एटम जो है यहाँ पर 3 है, ठीक है। अब फ्लोरीन के कितने होंगे, फ्लोरीन का जो ऑर्बिटल कंबाइन होता है वो 2p होता है, क्यों, क्योंकि जो फ्लोरीन है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है हमारी 1s2 2s2 और 2p5, यानी p के अंदर कितने होते हैं 5, ठीक है। ये हो गए। तो सबसे पहले हमें क्या कराना है, अब यहाँ पे एटम्स मतलब जो ओवरलैपिंग करानी है, तो यहाँ पर तो हमारे पास बोरोन का सिर्फ क्या है 2p ऑर्बिटल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास फ्लोरीन का क्या है 1। अब फ्लोरीन तो कितने हो गए 3 हो गए, ठीक है, तो दूसरे फ्लोरीन का क्या होगा यहाँ पर कंबाइन होगा, ठीक है, और तीसरे फ्लोरीन का भी होगा। अब फ्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास बोरोन के भी तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि जो बोरोन है उसका क्या होगा एक्साइटेशन होगा, बोरोन में क्या होगा इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा। तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये हमारा है 2s और इसका है यहाँ पर 2p, ठीक है, तो यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर इसका a है। तो अगर हम इसकी फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट करके किस में आ जाएगा 2p में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्साइट करके किस में आ गया 2p के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितने अनपेयर्ड मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे 3, तो एक फ्लोरीन इसके साथ कंबाइन होगा, एक फ्लोरीन इसके साथ और एक फ्लोरीन है वो इसके साथ, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा BF है इसकी शेप क्या होगी हमारी, एक फ्लोरीन ऐसे होगा, एक फ्लोरीन ऐसे होगा, एक फ्लोरीन, तो एक सिग्मा बॉन्ड ये होगा, एक सिग्मा बॉन्ड ये होगा और एक सिग्मा बॉन्ड है ये होगा। तो टोटल BF3 में कितना सिग्मा बॉन्ड होंगे, यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है वो हमारे होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सेल ओवरलैपिंग है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पैरेलल ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ेंगे, साथ में जो पी पाई और पी डी पाई बॉन्डिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कल की वीडियो में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कंप्लीट कर देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।